तो कल अपन ने बात कर रहे थे अपन रिएक्शन, अपन ने कल बेस की बात करी थी। सबसे पहले बेस सिंपल क्या होता था, बेस टेस्ट कैसा होता था, कड़वा होता था, बिटर होता था। फिर उसकी लिटमस की बात करें तो कैसे टर्न होता था, रेड टू ब्लू, ब्लू होता था। और उसका टच कैसा होता था, सोपी टच होता था। फिर अपन ने बात की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है सॉलिड स्टेट में या एक्वस स्टेट में, एक्वस मतलब सॉल्यूशन स्टेट में, मतलब वो सिंपली आप जो देखते हो कोई भी बेस तो क्रिस्टल्स फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। जैसे नमक की बात, नमक नहीं NaOH सोडा की बात की जाए, कास्टिक सोडा की बात की, उसको जैसे ही आप किसी सॉल्यूशन में डालते हो तो आयंस फॉर्म हो जाते हैं और वो क्या कर सकता है, कंडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर। फिर ये अपन ने बात करी। फिर अपन ने क्या बात करी और बेस के अंदर, फिर अपन ने देखा कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अपन ने देखा कि व्हेन बेस रिएक्ट विद मेटल क्या रिलीज करता है, अगेन सॉल्ट प्लस मेटल के हाइड्रोजन। तो यही सिमिलर केस किसके अंदर था, एसिड में भी यही था, ठीक है। और फिर अपन ने रिएक्शन पढ़ी, दैट इज सेकंड थी रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है। तो जब बेस को नॉन मेटल ऑक्साइड कौन से होंगे, तनु बताओ, नॉन मेटल ऑक्साइड कौन से, मैग्नीशियम तो मेटल में आ गया, कल आपको एग्जांपल दिया था। नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल CO2, ये सब किसके अंदर है, नॉन मेटल। मैग्नीशियम क्या होता है, मेटल। कैल्शियम क्या है, एल्यूमिनियम क्या है, तो ये सब मेटल ऑक्साइड में। तो जैसे कार्बन हुआ, ये सब जो कंपोनेंट्स होंगे उसके पीछे क्या ऑक्सीजन लगाओ तो वो क्या हो जाएगा, नॉन मेटल ऑक्साइड। तब जब नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ वो रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट प्लस वाटर। एक पहली चीज, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग अभी जान लो जिन्होंने कल नहीं सुना था, नॉन मेटल ऑक्साइड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो नेचर होता है, वो होता है एसिडिक। कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, बेस जब एसिडिक नेचर के किसी मटेरियल के साथ रिएक्ट करेगा तो आपने पढ़ा है जब बेस प्लस एसिड रिएक्ट करते हैं तो कैसे काम करते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसके अंदर ना बेस का इफेक्ट आता है ना एसिड का इफेक्ट आता है और उसको क्या कर दिया जाता है, दोनों ही न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं अपन न्यूट्रलाइजेशन। और न्यूट्रलाइजेशन इक्वेशन में भी क्या कंपोनेंट बन रहे थे, सॉल्ट प्लस वाटर ही बन रहे थे, ठीक है। तो इतना अपन ने पढ़ा था। अब बात करते हैं अपन एग्जाम्पल में, लिखिए, ये लिख रही है सबने, ये नहीं लिखा हो तो लिख लो। अब लिखो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करेगा नॉन मेटल ऑक्साइड दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो फॉर्म करेगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और प्लस वाटर। ये क्या हो गया, इसका रेस्पेक्टिव सॉल्ट, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या था, एक बेस था। बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ करता है तो हमको जानते हैं कि सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। और सॉल्ट क्या होगा, ये सोडियम, और CO2 की वजह से कार्बोनेट आ गया तो सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। फिर देख, लिखो आंचल, ये इक्वेशन आप जानते हो ऑलरेडी, हाँ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, एक बेस है। बेस किसके साथ रिएक्ट करेगा, CO2 को। ये इक्वेशन अपन ने पहले भी पढ़ रखी है। तो क्या कंपाउंड फॉर्म होगा, करो थोड़ा आइडिया लगाओ, देखो रटना नहीं है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2, एक साइड तो वाटर बनेगा, काम खत्म, H2, ठीक है। अब सॉल्ट बनेगा कैल्शियम का, तो कैल्शियम के कौन, देखो Ca फिर CO2 है और यहां क्या बन रहा है, CO3, तो क्या बनना चाहिए, CO3 पढ़ा है अपन ने, कैल्शियम कार्बोनेट। यही तो इक्वेशन थी अपनी व्हाइट वॉशिंग के बाद, जो अपना जो एक कैल्शियम कार्बोनेट की जो लेयर बनती थी वो यही थी। तो ये क्या हो गया, ये किसकी कैटेगरी में आ गई, इसकी कैटेगरी। तो ये बना कैल्शियम कार्बोनेट, लिख लीजिए। हाँ नहीं, बस यही है, एक एक दो दो बहुत है। तो
इस इक्वेशन को आप स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख सकते हो इजीली, व्हेन द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद ए नॉन मेटल ऑक्साइड और सिंपली वी से कार्बन डाइऑक्साइड, देन इट गिव्स अस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। सिंपली इसको भी ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना, और आप इनको बैलेंस कर लिया करो, है ना, ठीक है। तो ये बात हुई अपनी किसकी, रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटल। सभी को समझ में आया? थर्ड लिखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हाँ, ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज तो चल रही हैं। फर्स्ट हो गया था, सेकंड हो गया था, एसिड की पड़ी थी, फिर बेस की है। तो अब थर्ड बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। तो आप नाम से जान पा रहे हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कितनी ही बार अपन ने यूज कर लिया है। वो रिएक्शन जब एसिड प्लस बेस रिएक्ट करके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दें, एक दूसरे की केमिकल प्रॉपर्टीज को न्यूट्रलाइज कर दें और सिंपली न्यूट्रल हो जाए। वाटर कैसी है, केमिकल एसिड है या बेस है? वाटर, वाटर एसिड है या बेस है? उसका पीएच कितना होता है? 7.1, 7.2, 7.3, मतलब न्यूट्रल है, ना एसिड है ना बेस है। तो वाटर फॉर्म कर ले रहा है अल्टीमेटली। इसका मतलब क्या है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज का मतलब होता है, बोले कि एक थप्पड़ मैंने मारा, एक थप्पड़ तू मार। कबीर सिंह देखिए, वो थप्पड़ पड़ रहे, एक थप्पड़ इधर, तो न्यूट्रलाइज हो गया था। तो ये क्या काम हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन का इतना सा मतलब है कि भैया एसिड की जो प्रॉपर्टीज थी, जो बेस की प्रॉपर्टीज, दोनों एक साथ मिले तो उन्होंने अल्टीमेटली वाटर फॉर्म कर लिया। वाटर इज अ न्यूट्रल कंपाउंड। मतलब कहने का मतलब ये है कि दोनों ने अपने आप को न्यूट्रल कर लिया ईच अदर। तो इसीलिए इस इक्वेशन को क्या कहा गया, न्यूट्रलाइजेशन इक्वेशन हमने पढ़ा है। और इसके अंदर क्या होगा, अल्टीमेटली एसिड प्लस बेस रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, आपका सॉल्ट प्लस वाटर। तो दिस इज द इक्वेशन, और ये हम जानते भी हैं, है ना। और मेटल ऑक्साइड भी अपन ने अभी जो नॉन मेटल ऑक्साइड, अल्टीमेटली वो था ही नॉन मेटल एसिड ही था, है ना। तो वो भी इस तरह से ही हो गया। तो अब इसमें लिखिए सबसे पहले, फिर लिखिएगा ये एन एसिड न्यूट्रलाइजेस ए base when they react with each other and respective salt and water are formed। ठीक है, तो ये क्या हुआ, और फिर इसके बाद में ये लिख लीजिए जो लिखा है स्क्वायर में। अब इधर देखो, इसका एग्जाम्पल बहुत इजी है। HCl क्या है तनु, एसिड या बेस? एसिड, वेरी गुड। और NaOH? बेस। आपको डर लगता है बोला करो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, गलत बोलो कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप बस बोला करो और कॉन्फिडेंटली बोलो, है ना, फिर अपना आप चीजें सही हो लेंगी। तो अब आंचल इधर देखो, अब आपको मेरे को बताना है इसके प्रोडक्ट क्या बनेंगे, बता सकते हो? एक मिनट रुको, इनको बताने से पूछो, है ना, क्या बनेंगे? NaCl प्लस
वाटर। तो NaCl क्यों बना? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से तो क्या बनाया? NaCl, और OH और H प्लस मिले तो H2, और अल्टीमेटली हम जानते भी हैं बनता क्या है, तो ये क्या है? सोडियम क्लोराइड, जो कॉमन सॉल्ट होता है। तो ये एग्जांपल आप लिख लीजिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये तो समझ में आ रहा है नहीं, मैं रिएक्शन लिखता हूं, है ना? अभी इसके नीचे एक लाइन लिखिए, सिंस दी, हाँ न्यूट्रलाइजेशन के नीचे, सिंस दी रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, since the reaction between acid and base both neutralize each other, hence it is also known as neutralization reaction. Hence it is also known as neutralization रिएक्शन। ठीक है, अब इधर देखो सभी एक बार, अब हम बात कर रहे हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटालिक ऑक्साइड। ये बात अब किसकी? बेस की नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन हम इस बेस की बात नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी अपन इसको पहले ही पढ़ लेते हैं। लेकिन फिर मैं अब यहाँ क्यों पढ़ा रहा हूँ, अब इसका लॉजिक है, क्यों वहां पे आपको ये थोड़ा सा अटपटा लगता। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटालिक ऑक्साइड, अभी अपन ने पढ़ा था रिएक्शन, इससे पहले वाला रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तो कहने का मतलब ये है, सबसे अब रिएक्शन किसके साथ हो रही है? ये एसिड है, इसको एक बार भूलो, मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड का एग्जांपल, जैसे अभी जो आपने एग्जांपल बोलता है Mg, जैसे MgO, CaO, CuO, ये सब क्या है? MgCa, ये सब क्या है? मेटल्स हैं। तो ये किसके ऑक्साइड है? मेटल के ऑक्साइड। CO2 क्या था? नॉन मेटल था, तो वो किसका ऑक्साइड था? नॉन मेटल ऑक्साइड था। तो ये आएंगे जो आपने बात करी थी। तो ये जब रिएक्ट करते हैं किसी एसिड के साथ, अब इनकी नॉन मेटेलिक एसिड की मैंने आपको एक बात कही थी कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। क्या है? एसिडिक इन नेचर, मतलब वो एसिड की तरह बिहेव करते हैं। जैसे हमने बात करी CO2 की, CO2 को सिंपली आप क्या करो, नहीं वो तो ठीक है कि आपको पता कैसे चलेगा कि CO2 एसिड है, मैंने आपको कल बताया था। हाँ वो तो ठीक है, CO2 गैस नहीं, कल मैंने आपको बताया था H2CO3 फॉर्म कर रहा था। CO2 के बाद कब फॉर्म कर रहा था? जब CO2 को किसके साथ ऐड कर रहे थे? याद करो, देखो एक बार, ये देखो कहां पे है, हाँ ये देखो, व्हेन CO2 डिसॉल्व इन वाटर इट प्रोड्यूसेस, क्या लिखवाया था? कार्बनिक एसिड। कहने का मतलब ये है, इधर देख लो, चलो कोई बात नहीं, CO2 एसिडिक की नेचर क्यों है, बेसिक क्यों नहीं है, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। कल मैंने बताया भी था कि CO2 सिंपली आपको पता करना है कि भाई ये एसिडिक नेचर का है, बेसिक नेचर का। तो CO2 को हमने वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो इसने फॉर्म किया था H2CO3, और H2CO3 एक बेस होता है या एसिड होता है? हाँ कार्बोनिक एसिड होता है, मतलब एक एसिड है। तो कहने का मतलब ये है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या है? एसिडिक इन नेचर है। उसी तरह मेटेलिक ऑक्साइड का जो नेचर है वो है बेसिक। कैसा नेचर है? बेसिक। तो बेसिक इन नेचर क्या तनु है? बेसिक इन नेचर, ये आपके मेटल ऑक्साइड। तो अब अगेन एसिड प्लस बेस रिएक्ट करके क्या अल्टीमेटली बनाएंगे? सॉल्ट प्लस वाटर।
ठीक है, तो लिखिए इसके अंदर, इसको लिखने से पहले लिखिएगा लाइन 2, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, metal oxides are basic in nature, full stop. Thus when an acid reacts with a metal oxide both neutralize each other. Thus when acid reacts with a metal oxide both neutralize each other. Therefore in this reaction respective salt and water are formed. और उसके बाद आप ये स्क्वायर वाला टर्म लिखिए, फिर मैं एग्जांपल लिखता हूं। अब एग्जाम्पल में देखो, HCl क्या है, सिंपली अपना एसिड, और CaAO क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये क्या है, सिंपली सॉलिड फॉर्म में, तो जब ये रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम इस क्लोराइड के साथ, तो कैल्शियम क्लोराइड क्या फॉर्म किया इसने, कैल्शियम क्लोराइड, और वाटर तो करेगा ही। और ये जब H2SO4 किसके साथ, ZnO के साथ, तो ZnCl2 नहीं, H2SO, तो ये हो गया इसका रेस्पेक्टिव सॉल्ट, और ये क्या हो गया, जिंक लिख लीजिए। ये CaO, ये ब्रैकेट में S है, सॉलिड फॉर्म में होते हैं ना सारे मेटल्स। लिख लिया, हाँ बिल्कुल, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है। कौन से, हाँ ये सल्फेट एक्वस में है, ये L में आ जाएगा। लिखना, लिखूंगा बार बार हर जगह, वैसे हाँ लिख लो, आप एक्वस लिखो। कैल्शियम क्लोराइड क्या हो, सॉल्ट है, तो ये इसमें सॉलिड। H2L में, H2 को कभी भी एक्वस नहीं लिखते हैं ना, L लिखते हैं हर बार। मिटा दूं, तो ये बात हो गई जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज थी किसकी, बेस की। मतलब 4 प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। द फर्स्ट वन इज व्हेन द बेस रिएक्ट्स विद मेटल, एंड व्हेन द बेस रिएक्ट्स विद नॉन मेटल ऑक्साइड, व्हेन, और फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब एसिड बेस के साथ, बेस एसिड के साथ करता है। और फोर्थ अपन ने पढ़ी एसिड की मेटलिक ऑक्साइड से। तो अल्टीमेटली अपन क्यों मैंने यहाँ पे बताई, क्योंकि ये 3 इक्वेशन, ऊपर की 3 इक्वेशन देखो, एसिड प्लस बेस ही अल्टीमेटली, और उसमें क्या फॉर्म कर रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये मान के चलो 101% आपके क्वेश्चन आएगा कि वहां एक एसिड होगा और या तो डायरेक्टली बेस होगा तो सॉल्ट प्लस वाटर, काम खत्म, या फिर एसिड होगा प्लस मेटल ऑक्साइड होगा तो भी सॉल्ट प्लस वाटर, काम खत्म। फिर या फिर बेस होगा प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होगा तो भी सॉल्ट प्लस वाटर। तो अल्टीमेटली ये है क्या, एसिड प्लस बेस की रिएक्शन है, और दैट इज क्या फॉर्म करती है,
है सॉल्ट प्लस। तो अब क्या आपको रट्टा मारना या कुछ ज्यादा करने की वो है समस्या नहीं है, बस। तो इसी तरह आप इजीली कर सकते हो। बस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आ जाए तो CO2 यूज कर लेना, मेटेलिक आ जाए तो CaO कर लेना, ZnO कर लेना, MgO कर लेना और उसका रेस्पेक्टिव सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात होगी अपनी बेस की। अब अपन बात करते हैं, इसमें हेडिंग डालिए कॉमन इन ऑल बेसिस। अब देखिए हम बात कर रहे हैं बेस की, लिख लो। अब देखो हमने बात करी कल कॉमन एसिड के बारे में, जब अपन पढ़ रहे थे तब अपन ने क्या बात करी थी, व्हाट इज द कॉमन इन एसिड, H+ आयन और अपन ने कुछ बात करी हाइड्रोजन गैस जब मेटल के साथ वो रिएक्ट करता था, तो ये कुछ कॉमन प्रॉपर्टी थी। उसी तरह हर एक बेस के अंदर एक कुछ ऐसी कॉमन प्रॉपर्टीज होगी, चाहे वो NaOH हो, चाहे आपका कैल्शियम से रिलेटेड कोई बेस हो, चाहे कोई भी हो, उसके अंदर वो होनी चाहिए। तो वो क्या है, हम अगेन जानते हैं कि जितने भी बेस होते हैं व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर दे डिसोशिएट इनटू OH नेगेटिव मींस हाइड्रो ऑक्साइड आयन। और इसी हाइड्रो ऑक्साइड की आयन की कॉन्सेंट्रेशन अप या डाउन होने से क्या डिसाइड होती है, कितना बेस स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है, ये डिसाइड होता है। उसी तरह एसिड में हमने बात करी थी कि अगर एसिड की स्ट्रॉन्ग है इट मींस कि हाइड्रोजन जो आयन है H+ आयन वो ज्यादा होगा या कम होगा, एसिड स्ट्रॉन्ग है तब H+ आयन ज्यादा होगा, यही तो बात करी थी। H+ आयन जितना मजबूत उतना स्ट्रॉन्ग एसिड और जितना वो वीक उतना वीक एसिड। और दूसरी बात, जैसे जैसे हम हाइड्रोजन एसिड के अंदर डाइल्यूशन करते हैं, पानी को मिलाया जाता है, तो हाइड्रोजन आयन कम होते जाते हैं पर यूनिट वॉल्यूम। क्योंकि जैसे दूध आप 1 किलो दूध लेके आए, फिर पुलिया के पास, हमारी स्कूल के वहाँ एक पुलिया है झोटवाड़ा वाली, तो हम जब सुबह सुबह हम बस उससे जाया करते थे, तो सभी वो दूध वाले टोली वोली लेके बैठे रहते थे। वहाँ पे एक हैंडपंप था सुबह 6 बजे, और 6 बजे वो सारा पानी मिलाते, एक साइड दूध होता था एक साइड पानी रखते थे, और फिर वहाँ राम तेरी गंगा मैली करते थे। तो उसका दूध, तो जितना मतलब आप जैसे जैसे पानी को क्वांटिटी को बढ़ाते जाओगे वैसे जो दूध की क्वालिटी है वो गिरती जाएगी या बढ़ती जाएगी, गिरती जाएगी। तो इन द सिमिलर वे व्हेन द वाटर इज डाइल्यूटेड इन द केस ऑफ एसिड्स द हाइड्रोजन आयन इट आल्सो गेट्स डिक्रीजेस एंड इट मींस द एसिड गेट्स वीक। तो एसिड वैसे वैसे वीक होता जाएगा। सिमिलर केस किसका हो जाएगा, बेस का। मतलब बेस के अंदर अगर आप OH नेगेटिव आयंस को डिक्रीज करते जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग से वीक हो जाएगा। तो कॉमन पॉइंट क्या समझ में आया, दैट इज OH नेगेटिव आयन सभी एसिड्स में होता है। तो लिखिए इस पॉइंट्स को। और ये कब क्या सिंपल सॉलिड फॉर्म में होता है तभी निकल के आ जाता है, या वाटर एक्वस मतलब वो जिसको वाटर में अपन डालते हैं तो वो डिसोशिएट करता है तब। तो लिखिए ए बेस डिसोशिएट्स हाइड्रो ऑक्साइड आयन, ए बेस डिसोशिएट्स हाइड्रो ऑक्साइड आयन इन वाटर, a base dissociates hydroxide ion in water, comma, which is responsible for the basic behavior of a compound। तो अगर मैं बात करूं आपके एग्जाम्पल में, NaOH क्या है आपका एक बेस है या एसिड है तनु, बेस है, वेरी गुड। और इसको अपन ने एक्वस पानी में मिलाया तो कौन से आयंस में टूटेगा, एक N+ आयन एक्वस प्लस OH नेगेटिव, तो इसको बोलेंगे सोडियम आयन और दिस इज हाइड्रो ऑक्साइड आयन।
तो ये एक जब बेस को क्या किया, डाइल्यूट मतलब एक्वस सॉल्यूशन। उसी तरह KOH क्या है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को डालेंगे तो क्या डिजोल्व होगा, K प्लस एक्वस प्लस OH, तो ये हो गया पोटाशियम आयन, और ये अगेन सिमिलर हाइड्रोक्साइड। तो ये दोनों एग्जांपल लिख लीजिए। समझ में आया तो सर? आज वैसे गुड फ्राइडे है ना, हमारा तो रोज ही गुड है, रोज ही बैड है। इसमें वो एक जो ईसाई धर्म में कुछ सूली वूली पे कुछ कॉन्सेप्ट है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, जो अपने क्रिस्ट थे ना, वो कौन, लॉर्ड, हाँ जीसस, तो उससे रिलेटेड कुछ है, एग्जैक्टली मेरे को भी नहीं याद है, मैंने पढ़ा था कल ही पढ़ा था, तो फिर मैं देख रहा था। तो लिखिए इसके नीचे, इस इक्वेशन के नीचे लिखिएगा देयरफॉर द बेस shows, therefore the base shows its basic character of dissociation of हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, अब एक नोट करके पॉइंट लिखिए, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन when an acid reacts with a base, the hydroxide ion of acid combines with the hydroxide ion of the base and forms water, full stop. As these ions combine together and form water instead of remaining free, thus both neutralize each other. अब देखो, इस नोट में मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपकी होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का मतलब एसिड और बेस का रिएक्ट होना, तो वहां पे क्या कंपाउंड बन रहा था, सॉल्ट प्लस वाटर। तो वाटर फॉर्म हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है, वहां पे न्यूट्रलाइज हो जा रहा है। तो वहां पे वाटर ही फॉर्म क्यों हो रहा है, फर्स्ट थिंग, कि दूसरा कंपोनेंट क्यों फॉर्म नहीं हो रहा था। तो अब देखो, जब एसिड की बात करते हैं तो एसिड से कौन सा आयन निकलता है, H प्लस आयन। एसिड वो बेस में है ना, नहीं in neutralization reaction when acid reacts with a base, the hydrogen ion of acid, नहीं, हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड, देखा ना सर, हाइड्रोजन में भी शायद बोल दिया हो, है ना, हाइड्रोजन आयन है ना, वो तो इतना है ना आपको,
ठीक है। तो एसिड के अंदर क्या निकलता है, अल्टीमेटली डिसोशिएट होता है H प्लस आयन, और हम सब जानते हैं बेस के अंदर क्या निकलता है एक्वस में OH। तब ये जो दोनों जब रिएक्ट करेंगे H प्लस और OH माइनस, तो मैं ये कह रहा हूं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ये जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये कभी भी अकेले नहीं घूमते, मतलब फ्री फॉर्म में नहीं घूमते। और अगर ये फ्री फॉर्म में घूमे तो वो जो रिएक्शन है कभी भी एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगी, और न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगी तो फिर वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही नहीं है। तो न्यूट्रलाइज करने के क्या करते हैं, ये दोनों एक कंपाउंड बना लेते हैं जो एब्सोल्युटली न्यूट्रल है, दैट इज H2O। तो ये केस होता है एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर। अगर ये फ्री फॉर्म में घूमते तो ये न्यूट्रलाइजेशन न्यूट्रल फॉर्म में नहीं रहती, तो ये न्यूट्रल नहीं होने के लिए, न्यूट्रल होने के लिए क्या फॉर्म कर लेते हैं H2O। तो इस इक्वेशन को लिख लीजिए। और अगर आप कभी आपसे पूछा भी जाए व्हेन एसिड प्लस बेस, तो आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अपना वाटर क्यों फॉर्म हो रहा था उसका भी कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड अब देखो डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है। डाइल्यूशन वैसे आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा, शुरू से बात करता आ रहे हैं। डाइल्यूशन मतलब कोई भी प्योर फॉर्म के अंदर मिलावट कर देना। सिंपल सी एक लैंग्वेज में बात करूं कि कोई प्योर चीज है आपके पास, एक आपके पास घी है, प्योर घी, आपने उसमें भैया सरसों का तेल मिला के बढ़िया बोले तो गाय का घी है, ऐसा घी तो कहीं मिलेगा नहीं। तो बोले कि एकदम सर्दियों में, और पता है आजकल ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी आते हैं कि अगर आपको सिंथेटिक घी आपने कभी देखा है, सिंथेटिक, और मतलब सब कुछ एकदम ओरिजिनल जैसा लगेगा, आपको लगेगा नहीं, क्योंकि आजकल ऐसे ऐसे केमिकल्स आ गए हैं कि अब घी है, घी में क्या प्रॉपर्टीज होती है, द फर्स्ट वन इज चिकनापन। तो चिकनापन के लिए तो भैया सरसों का तेल है, अब उसकी सरसों के तेल में एक स्मेल होती है, वो होती है। फिर दूसरे आलू की जो स्लाइस होती है ना, उसको भी कुछ यूज किया जाता है। मेरे को एक मेरा फ्रेंड है, उसने मेरे को बताया था, है ना, तो उसको यूज करते हैं, उससे कुछ एक निकालते हैं कोई प्रोडक्ट, और फिर क्या होता है कि घी जमता है और तेल नहीं जमता भाई सर्दियों में, तो उसमें कुछ एक ऐसा एक केमिकल सा आता है, वो 2-4-5 बूंद डाल दोगे ना आप, तो घी भी आप उसको जमा, उसको मतलब डाल के उसको ऐसे घुमा दो, मतलब थोड़ी सी क्वांटिटी वो डाल दो, तो फिर आपका वो जमना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो भैया एकदम प्योर घी है, लेकिन हकीकत में वो प्योर नहीं है, वो क्या है, केमिकल्स है, और केमिकल्स तो आपको पता ही है, केमिकल्स आपकी बॉडी को फुली हार्म करते हैं, जैसे आप सब्जियां में खाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी प्योर कंपोनेंट के अंदर किसी भी इम्प्योर कंपोनेंट या अदर सब्सटेंस का मिला देना, द प्रोसेस इज नोन एज डाइल्यूशन। तो जब बात होती है डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस, तो एसिड और बेस के अंदर जब अपन डाइल्यूट करते हैं, तो डाइल्यूट अपन किसके थ्रू करते हैं, विद द हेल्प ऑफ वाटर। किसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो अब देखो, जब भी कोई एक एसिड है, लाइक मैं बात करता हूं एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में H प्लस आयन कम होंगे या ज्यादा होंगे, ज्यादा होंगे। मैंने इसके अंदर इसका क्या स्टार्ट किया, डाइल्यूशन स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे ये जो मेरे H प्लस आयन है, जो पहले इतने थे, फिर ये इतना हुआ, फिर मैंने थोड़ा और पानी ऐड किया, फिर इतना हुए, फिर इतना और पानी ऐड करता गया करता गया करता गया करता गया करता गया। एक पॉइंट आएगा जब हाइड्रोजन आयन बहुत कम हो जाएगा। तो ये कब हो रहा है, इन द केस ऑफ डाइल्यूशन ऑफ एसिड। तो डाइल्यूट जब अपन एसिड को करते हैं तो क्या किस पे असर दिखता है, हाइड्रोजन आयन पे। बात समझ में आई, ठीक है। फिर बात करें डाइल्यूशन। अब डाइल्यूशन क्यों
किया जाता है क्या डाइल्यूशन? आप सोच रहे होगे तो भाई एसिड क्यों डाइल्यूशन? जैसे आपकी जो लेबोरेटरीज में जो यूज किया जाता है, अपन कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो प्योर फॉर्म है उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, वो नहीं यूज करते हैं इन लेबोरेटरी के जो आपके काम है, अलग से वो रख के रखते हैं अपने उस स्टोर में, लेकिन वैसे यूज नहीं करते। कई बार आपने अखबारों में भी सुना होगा लेबोरेटरी केमिस्ट्री लैब फूकी किसी कॉलेज की, किसी स्कूल की, ऐसा होता है। तो वहां पे क्या होता है, एसिड्स पड़े होते हैं और कभी भी कोई मिस हैपनिंग हुई तो मोस्टली क्या करते हैं कि डाइल्यूट करके ही रखते हैं। तो डाइल्यूट के अंदर अपन क्यों कर रहे हैं? ताकि एसिड की प्रॉपर्टीज तो वही है। अगर आपको कोई, आप लैब में क्या कोई आपको कोई इन्वेंशन नहीं करना है, आपको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करने कि भैया ये मैं ये मिलाऊंगा तो अब मेरा क्या फॉर्म होने वाला है, यही तो करेंगे भाई। चलो कोई बड़े लेवल की, कोई स्कूल लेवल में तो छोटी चीज होगी, कोई बड़े लेवल कोई रिसर्च यूनिवर्सिटी है, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो वहां पे अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो वहां जो केयर है वो आपकी स्कूल से कहीं गुना ज्यादा होती है। स्कूल की तरह नहीं भाई ताला लगा के चले गए, वहां पे एनी टाइम हर एक बंदा रहता है ना, उसकी प्रॉपर केयर होती है वहां पे अलग अलग। तो जैसे जैसे लेवल इंक्रीज होता है वैसे वैसे अपन केयर। तो डाइल्यूशन क्यों कर रहे हैं? सिंपली अपने जनरल पर्पस के लिए, भैया हमको इतना हाइड्रोजन आयन की रिक्वायरमेंट नहीं है, अपन को तो बेसिक एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। तो एसिड की बात हुई तो डाइल्यूशन से किस पे फर्क आया? हाइड्रोजन आयन पे। बात करते हैं बेस की, तो बेस का जब स्ट्रांग होगा तो जो OH नेगेटिव आयन है वो कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। तो सिमिलरली जब डाइल्यूट करते जाएंगे वो अगेन रिड्यूस होता जाएगा और फिर फाइनली जो आपका OH नेगेटिव आयन है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो सिमिलरली बेस। अब बात आती है, ये तो अपन ने बात करी कि डाइल्यूशन, आप समझ में आया कि द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ वाटर। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि मैं आपको एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, सब सुनेगा ध्यान से और सोच के फिर आंसर पूछूंगा, वो आंसर देगा, है ना। एक एसिड आप कॉन्सेंट्रेटेड, मैंने आपको बोतल दी और मैंने आपको ये लो पानी तो मिल ही जाएगा, बाल्टी में पड़ा है ना, और मैंने कहा कि मेरे को ना एक गिलास के अंदर डाइल्यूटेड एसिड चाहिए, ये H2SO4 है आपके पास, डाइल्यूटेड है। तो आप कैसे आप डाइल्यूट करोगे? सोच लो एक बार। सोच लिया? रुक जाओ, सोच लो। सबने सोच लिया? सब रेडी है? आंसर किसी से पूछ सकता हूँ, ठीक है। चलो अब बताओ कैसे अपन डाइल्यूट, कैसे ऐड करना है? मतलब ये एसिड है तो दो मेरे पास गिलास है, एसिड को वाटर के अंदर ऐड करना है, एसिड को वाटर के अंदर, ठीक है, ओके। और आप बताओ धनु? वाटर, तो वही तो बात है, कान थप्पड़ यहाँ से मारो या ले लो मार लो तो एक ही तो बात है। अच्छा मेरा भी यही है जैसे कुछ आता नहीं है ना, बोले कि सर ये जो इन्होंने बोला है हमारा भी आंसर ई है ना, हमको ज़्यादा ना आवत है ना, तो ऐसा है। अच्छा आप बताओ तो सर, वाटर को एसिड के अंदर, मतलब एक बीकर में एसिड लेंगे और फिर थोड़ा सा वाटर लेके धीरे डालेंगे। क्या डालेंगे? वाटर को एसिड में डालेंगे, ओके ठीक है। और आपका आंसर क्या था? एसिड को वाटर में डालेंगे, और आपका इनका ई वाला है ना, ठीक है। अच्छा वाटर को एसिड में डालेंगे, मतलब तुषार वाला एक तरीके, ठीक है। तो दो हाथ वाटर को एसिड में आए और एक हाथ है एसिड को वाटर। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि थप्पड़ इधर से खाओ या उधर से खाओ, हाथ लग नहीं तो गाल को ही है। हाँ चलो अब, हाँ चलो आप बताओ। वाटर को एसिड में डालेंगे, ओके। आप अरे वाह वेरी गुड, है ना, इतना ज्ञान है ना, बिल्कुल वेरी गुड, ठीक है। अब देखो, अब सुनना मेरी बात, इनका भी आंसर सही है और आप लोगों का डालने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके जो फल स्वरूप, जो हिंदी में बोलते हैं फल स्वरूप जो धमाके होंगे, यू हैव टू बियर दोज धमाका, है ना। अब देखो मैंने क्या किया, मेरे पास ये एसिड है, सुनो मेरी बात, अब कोई बात नहीं, ये मेरे पास कैसा एसिड है? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है। ये एक बीकर ये है और ये मेरे पास वाटर है, शुद्ध पानी मम्मी के हाथ का, है ना, ठीक है। अब मैंने क्या किया, और चलो ऐसा मान लो ये एसिड है ना, अब मेरे को कहा कि चलो मेरे को ना एक डाइल्यूटेड
ये इस फ्लास्क में डाइल्यूटेड एसिड चाहिए है ना, ये भी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है सपोज, ये लो H2SO4। अब मैंने क्या किया, अब हमारे जैसे गए, अरे क्या इजी यार, क्या हमने तो सब सीखी हुई केमिस्ट्री, क्या मैडम क्या प्रिकॉशन, कुछ नहीं जानते। और लाओ रे पीछे वाले बैक बेंचर हमारे दोस्त है ना, सब अनपढ़ सब बोले अभी ये देखो 2-4 ऐड करके अभी मैडम इजी, सो इजी तो बोले कि एसिड है, बोले अरे ठीक है मैडम इतना एसिड, बस मैम आवाज़ नीचे है ना, पानी लिया और इसके अंदर हमारे जैसे लोगों ने, गरीबों ने इसमें डाला। तो जैसे ही डाला तो एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होगा, क्योंकि अब बात सुनो, क्योंकि जो एसिड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन विच व्हेन द कंपाउंड्स रिएक्ट दे रिलीज एनर्जी और हीट। तो हीट यहां पे एनर्जी है। तो जैसे ही मैंने पानी को इसमें डाला तो ये क्या हुआ है ना, तो जो शकल शाहरुख खान वाली थी अब वो कादर खान वाली हो गई है ना। तो ऐसे केसेस बहुत हुए हैं है ना। तो पहले मतलब जो लोग हवाबाजी में, हमारे स्कूल में तो ऐसे हवाबाज ज़्यादा होते थे, अरे कर लेंगे इजी है सब आता है ना, तो ऐसे हमारे साथ हुआ है ना। तो लेकिन वो तो अच्छी चीज़ ये है कि थोड़ा सा ही एसिड था, इतना सा था, तो हम लोग ना अभी 2 मिनट में डाइल्यूट करके लाते हैं मैडम। अभी देखो शक्तिमान वो देखा हुआ तो आता है ना कि वो डॉक्टर जो जयकाल, अब तो उसके कैरेक्टर नहीं जानते होंगे, लास्ट ईयर में कोरोना में आया था, अच्छा नहीं लगता, अब तो पहले अच्छा लगता था। तो एक्सप्लोजन होगा, क्यों? क्योंकि इट इज एन एक्सोथर्मिक। अब इसकी मेथड क्या है कि ये तो भाई धमाके कर रहा है। अब आपको क्या करना है, सिंपली को जिस बीकर में आपको डाइल्यूट करना है पानी से भर लीजिए। लाइक आपको यहां तक एसिड चाहिए तो आप पानी से भर लो, लाइक पानी से भर लो, 80% पानी से भर लो है ना, 80% पूरा भर लो, मान लो फुल ग्लास यहाँ तक होती है। फिर मामूली सा एसिड डालो और एक चम्मच ले लो और चम्मच को थोड़ा सा लो और फिर घुमा दो, फिर थोड़ा सा डालो फिर घुमा दो, नहीं भी घुमाओगे तो भी चलेगा, मतलब ऐसे कर लो है ना, मतलब सिंपली जैसे मान लो थोड़ा पानी, तो इस तरह से धीरे धीरे करके पानी में एसिड डालना है, ना कि एसिड में पानी। तो ये जीवन में कभी गलती नहीं करनी है। दोज आर वो ऑप्टिंग साइंस और नॉट ऑप्टिंग साइंस है ना। तो एसिड तो भाई लाइफ में कहीं भी आ सकता है ना काम, कुछ कहीं फैक्ट्री वैक्ट्री में कहीं एसिड यूज कर रहे हो, लाओ रे वो मजदूर बोले साहब हम कर देंगे, फिर वो कंपनसेशन मांगने आ जाएंगे, साहब हाथ जल गया मुंह जल गया है ना, अखबार में लगे हुआ फैक्ट्री में धमाका। तो ऐसे भी हाँ वो हुआ था, हमको याद है 2018 में हुआ था लॉकडाउन। अच्छा पता नहीं मेरे को, मैं नहीं होऊंगा शायद। हाँ मैं जान, हाँ वो वही है। तो समझ में आया। तो प्रॉपर मेथड क्या है, एसिड में पानी। तो ये सेफ्टी मेजर है। ये क्या आप डाल सकते हो लेकिन इट इज नॉट ए सेफ्टी मेजर। तो सिमिलरली केस होता है बेस के साथ। जो बेस की बात होती है, बेस है हाईली कोरोसिव। हाईली कोरोसिव का मतलब होता है बहुत जल्दी रिएक्टिव है। मतलब अगर एक स्ट्रॉन्ग बेस को आपने इस बेस में पानी डाल दिया तो अगेन इट इज ए क्या है, कोरोसिव प्रोसेस है। तो वहां पे भी हीट रिलीज, दोनों ही एक्सोथर्मिक है। तो एसिड हो चाहे बेस हो, तो दोनों में सिमिलर मेथड को आपको फॉलो करना है। समझ में आया? तो डाइल्यूशन समझ में आया? ठीक है, तो लिखिए बाय मिक्सिंग ऑफ एसिड, by mixing of acid to water, by mixing of acid to water, comma, the concentration of hydrogen ion, the concentration of hydrogen ion per unit volume decreases, per unit volume decreases, full stop. Similarly, by addition of base to water, the concentration of hydroxide ion per unit volume decreases. Hydroxide ion per unit volume decreases, full stop. This process of addition
of acid or per volume decreases. This process of addition of acid or base to water is called dilution of acid, or dilution, and the acid or base is called diluted, full stop. ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, उसको 2 स्टार इंपॉर्टेंट मार्क कर दिएगा ना, इंपॉर्टेंट। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट ये वाला ज्ञान लिख लेते हैं। लिखिए, द डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस इज एक्सोथर्मिक। Dilution of acid or base is exothermic, full stop. Thus acid or base is always added to water, and water is never added to acid or base। बात समझ में आई? वाटर को कभी भी आप ऐड नहीं करोगे जीवन में, है ना। never added to acid or base, full stop. If water is added, full stop, if water is added to a concentrated acid or base, a lot of heat is generated, which may cause splashing, धमाका, है ना। splashing out of acid or base, and may cause severe damage as concentrated acid and base are highly corrosive, ठीक है ना। कोरोसिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होना, ठीक है ना। तो ये बात हो गई डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। विश्वजीत पॉज करना। टाइम कितना? जल्दी लिखिए, ये थोड़ा सा लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात करेंगे अपन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। फटाफट सुन लो, पहले सुन लो, लिखने का काम अपन कल भी कर लेंगे। अब बात आती है, मैंने कहा कि कोई एसिड है, कोई बेस है, कोई सॉल्ट है। अभी अपन बात करते हैं सिर्फ एसिड और बेस की। एसिड है तो आप कैसे पहचानोगे कि ये एसिड है? या तो टेस्ट करके, या फिर आपने शुरुआत में मैंने बताए थे दैट इज H+ आयन। तो आपको तो नहीं पता चलते, मतलब विद द हेल्प ऑफ किसके थ्रू आइडेंटिफाई करते हो? इंडिकेटर्स। सिंपली कह दूं इंडिकेटर, चाहे नेचुरल इंडिकेटर के थ्रू यूज करो, चाहे आप सिंथेटिक के थ्रू चाहे यूज करो, चाहे ऑल्फैक्टरी भी होता है। तो एक यूजुअली जनरल अपन यूज करते हैं दैट इज लिटमस पेपर, बड़ा सस्ता सा आता है। ये मेथड है अपना लिटमस का जो इंडिकेटर। तो इंडिकेटर से आपको किस चीज के बारे में पता चल रहा था कि ये एसिड है या बेस है?
खतरनाक एसिड है या बेकार एसिड है, उसके बारे में पता चल रहा था। स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, इसके बारे में पता चल रहा था, नहीं पता चल रहा था। तो क्या उसमें इन इंडिकेटर्स में देयर इज अ डिसएडवांटेज दैट वी कांट आइडेंटिफाई दैट दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, और आइदर इट इज स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। पहली थिंग ये चीज समझ में आई। मतलब हमारे पास कोई ऐसा मेथड नहीं था उससे हम ये बता पा रहे थे कि भैया आप एसिड हो या बेस हो, लेकिन हम ये नहीं बता पा रहे थे कि आप खतरनाक वाले एसिड हो या भाई आप ऐसे लो क्वालिटी के एसिड हो। तो अब कैसे पता किया जाए? तो पहला क्वेश्चन अपने पास ये बना कि भाई इसकी स्ट्रेंथ को कैसे पता किया जाए कि भाई कौन सा। अब बात आती है स्ट्रेंथ को आपको पता करना है। स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में H+ आयन कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। और वीक एसिड के केस में H+ आयन कम होगा। सिमिलरली इन द केस ऑफ बेसिस द OH नेगेटिव आयन इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा? ज्यादा होगा और वीक बेस में कम होगा। तो हमको ये आइडिया लग रहा है अगर मेरे पास कोई एक ऐसा अगर हमारे पास कोई एक ऐसा एसिड, कोई ऐसा इंडिकेटर आ जाए, मतलब अब हमको नीड समझ में आई पहले कि नीड मेरे पास क्या पढ़ने लग गई, नीड आ गई। कोई भी चीज के लिए नीड समझ में आनी चाहिए, नीड आ गई। चलो अब मुझे ये समझ में आया कि मुझे एक ऐसा इंडिकेटर चाहिए जो एसिड है या बेस है वो तो मुझे बताए नो डाउट, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ को भी बताए। तो ऐसों के लिए अपन यूज करते हैं दैट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। व्हाट वी यूज? यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब वो क्या होता है, कैसे काम करता है, वो भी बात करेंगे। पहले 2 लाइन लिखिए। समझ में आई नीड? ठीक है। एसिड्स इन which complete dissociation of hydrogen ion takes place are called कैसे एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। वेरी गुड, are called strong acids. Similarly bases in which complete dissociation of hydroxide ion takes place are called strong bases. ये बनाते रहो एक बार साथ साथ, इसको समझा देंगे।
बना लीजिए इसे। ये धनुष बाण नहीं है ना, उस थोड़ी सी ऐसी कर्व्ड लाइन है, मेरा धनुष बाण बन गया है। एक बार वीडियो पॉज करना। बन गया? अब देखो सभी का बन गया। अब देखो ये जो मैंने एक फिगर बनाया है, दिस इज द फिगर ऑफ ए यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है ना। अब बात आती है, पहले यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या है, कैसे काम करता है, वो तो अपन बाद में बात करेंगे। पहली बात, सिंपली एक स्ट्रिप फॉर्म में एक चार्ट सा आता है जिसके अंदर, है ना, अभी अपन बात करेंगे, उसमें अलग अलग कलर कोडिंग होती है, ये पहले ये भी बात करेंगे। देखो इसके अंदर यूनिवर्सल इंडिकेटर के अंदर एक टर्म यूज होता है, एक फिगर यूज होता है 0 से लेके 14 तक, और मिडिल में दैट इज 7, ठीक है। तो मतलब इधर का 7, इधर से यहां से यहां तक कितने कंपोनेंट, 7, यहां से यहां तक 7, तो 7 + 7 टोटल 14 पहले थे। अब देखो जैसे जैसे 0 से हम 14 की तरफ चल रहे हैं, तो इसको मैं बोल देता हूं लाइक H+ आयन की एक लेयर है। तो H+ आयन क्या होता जा रहा है, उसके अंदर कम होता जा रहा है, मतलब किधर की तरफ, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू माय राइट, मतलब जैसे जैसे मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूं, या फिर कहूं जैसे जैसे नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, तो मेरा जो H+ आयन है वो घट रहा है या बढ़ रहा है, उस इंडिकेटर में डिक्रीजेस। तो पहले तो घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, पहले मान लो पहले इस तरह से घटता गया, घटता गया, घटता गया, इस तरह से, ठीक है। और अब मैं पहले पहुंचता हूं मिडिल पे, पहले मैं मान लीजिए ये दो साइड में मैं यहां पे आ जाता हूं। अब मैं इधर देखूंगा और इधर देखूंगा, इधर मैंने देखा और मैं 7 पे हूं, मान लीजिए एक रास्ता है, एक रोड है, मैं मिडिल में खड़ा हूं, एक रास्ता मान लीजिए ऐसे रोड है, इस तरह से रोड है, मैं कहां खड़ा हो गया, यहां, है ना। अब मैं यहां पे हूं, तो ये जाता है टनकपुर, ये जाता है पनकपुर, ठीक है। अब मुझे कहां जाना मुझे नहीं पता, है ना, तो ये जाता है, ये रास्ता जाता है, कहने का मतलब है इधर बात करें तो एसिड की तरफ, ये रास्ता बात करें बेस की तरफ। तो मैं जब बीच में हूंगा तो मैं टनकपुर में हूंगा या पनकपुर में हूंगा, कहीं नहीं हूंगा, मैं कहां हूंगा, सिंपल रास्ते पे हूंगा, मतलब मैं कहां हूंगा, न्यूट्रल हूं, ना मैं एसिड हूं ना मैं बेस हूं। व्हेन आई वाज स्टैंडिंग इन दी मिडिल, जब मैं मिडिल में खड़ा हूं तब ना मैं एसिड हूं ना बेस हूं, तो इस 7 पॉइंट को क्या बोला गया, न्यूट्रल पोजीशन। क्या बोला गया, न्यूट्रल। तो आपसे कोई पूछे कि न्यूट्रल पोजीशन क्या है इस यूनिवर्सल इंडिकेटर में, दैट इज 7। तो उस नंबर को किससे इंडिकेट किया अपन ने, 7 से। टोटल कितना था, 14, तो 14 का हाफ कर दो तो मिडिल में आ गए, ये लो, जैसे अपन मीडियन पढ़ते हो तो मीडियन की तरह 7 14/2 मीडियन। तो अब मैं बात करता हूं, अब मेरे को किसी ने कहा कि मैं एक ऐसा सॉल्यूशन हूं जो एसिड हूं। अच्छा, आप एसिड हो तो चेक करते हैं, तो वो सारे सॉल्यूशन जो एसिड होंगे, मैंने देखा जैसे उनकी जैसे जैसे एसिडिटी बढ़ती जा रही थी तो उनका नंबर 7 था, पहले तो न्यूट्रल था, फिर एक में एसिड लेके आया, सिंपल एक नॉर्मल सा एसिड, वीक एसिड 6 हुआ, फिर मैं थोड़ा सा और बढ़ाया, मैंने एसिडिटी H+ आयन बढ़ाया। अब यहाँ पे H+ आयन को मैं क्या करता जा रहा हूँ, इंक्रीज करता जा रहा हूँ। तो जैसे जैसे मैं इंक्रीज करता जा रहा हूँ, फिर मेरा नंबर हुआ 5, फिर मैंने और इंक्रीज किया 4, 3, 2, 1 एंड फाइनली 0। तो जैसे जैसे एसिड में H+ आयन बढ़ता गया, क्या होता गया, आपका जो नंबर है, वो जो नंबर है इंडिकेटर का, वो क्या करता गया, डिक्रीज करता गया। तो
जीरो वाला एसिड स्ट्रांग होगा या 3 वाला स्ट्रांग होगा? 0 वाला, है ना। आपको ये याद नहीं रखना है कि नंबर बड़ा कौन सा है, नहीं, आपको कैसे याद रखना है, एसिड के केस में मतलब 7 से नीचे नीचे वाले सारे क्या होंगे, एसिड्स होंगे। और जैसे जैसे उसका जो नंबर है, और इस नंबरों को डिनोट किया जाता है पीएच वैल्यू। इसमें P इज स्मॉल एंड H इज कैपिटल। इस P का मतलब होता है पोटेंज, जर्मन टर्म है। कौन सा टर्म है? जर्मन। और इस जर्मन में इसको जब बात की जाती है, इसका इंग्लिश में मतलब क्या होता है ना, इसका इंग्लिश में मतलब होता है पावर। व्हाट इज द टर्म? पावर। तो मतलब क्या हो रहा है यहां पे, अपन जो एसिडिटी जो स्ट्रेंथ है एक तरीके से पावर है। जैसे मैं बोलता हूं मेरा ना चश्मा 4 नंबर का है, 1 नंबर का है, तो मतलब मैं जैसे जैसे नंबर को इंक्रीज करता जा रहा हूं तो क्या शो कर रहा हूं कि आपका कितना पावर का, पावर बोलते हो आप, कितने पावर का चश्मा है, ऐसे बोल दोगे, है ना। तो वहां पे जब बेसिस और एसिड को आपको डिनोट करना है तो आप क्या यूज करोगे? पीएच। और पी का मतलब होता है, पी स्टैंड्स फॉर पोटेंज, और पोटेंज का मतलब होता है पावर, और ये जर्मन वर्ड है, ठीक है। पहली बात तो एसिडिटी कैसे इंक्रीज हुई? 7 से 0 की तरफ, ठीक है। अब मैंने बोला अब मेरे को टनकपुर नहीं, अब मेरे को पनकपुर जाना है, तो पनकपुर जाना मींस बेस की तरफ जाना है। तो अब मैं अगेन मिडिल में आ गया, तो मैंने देखा कि जैसे जैसे मैं 7 से 14 की तरफ चला, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड फाइनली 14, तो मैंने देखा जो H प्लस आयन है वो तो रिड्यूस कर गया, H प्लस आयन तो रिड्यूस करा, लेकिन जो OH नेगेटिव आयन वो इंक्रीज करा। और OH नेगेटिव आयन इंक्रीज करता है, इट मींस द बेस बिकम्स स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। तो यहां पे क्या हुआ, तो अगर बेस को बताना है कि 8 स्ट्रॉन्ग है या 12 स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें तो जो सिंपल आप जो मैथमेटिक्स जानते हो कि जो नंबर बढ़ा वो उतना स्ट्रॉन्ग, लेकिन एसिड के केस में एग्जैक्टली अपोजिट। तो ये शो हुआ, तो ये आपने डायग्राम बनाया और ये सब कुछ लिखा, तो ये बात थी किसकी, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर के अंदर कैसे शो किया जाता है। फिर लिखिए एक लाइन, नेक्स्ट हेडिंग डालिए यूनिवर्सल। आज सर छुट्टी पे, ठीक है, फिर कल करें, है ना, बाकी का टाइम हो गया, चलो ठीक है, फिर कल करते हैं ना। तो आई होप समझ में आया आप लोगों को, तो चलो।